हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल RGVITI में। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि हम लोग अभी इस चैनल के माध्यम से जो सीख रहे हैं वो है एंटिटी कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर। तो पिछले क्लास में हमने क्या किया था? तो पिछले क्लास में हमने विद्यालय में अनुशासन से संबंधित तथ्यों के बारे में सीखा था, या उसकी चर्चाएं की थी कि कैसे विद्यालय में अनुशासन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है या क्या है, कैसे है। आज का वीडियो जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, मतलब आज का वीडियो जो हम लोग इसमें जो आप लोग देखेंगे इस वीडियोस में, उसमें क्या है कि आप लोग देखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, विद्यालय में मूल्यांकन क्या है, उसके बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग आज का हेडिंग डालते हैं, मूल्यांकन। देखिए, ये सब जो टॉपिक्स है, ये सब जो चैप्टर है वो क्या है कि पेपर थर्ड में ये चीज पढ़ने के लिए है। और पेपर थर्ड क्या है? विद्यालय संगठन, मतलब विद्यालय के बारे में आप लोग जिस विषय में जानेंगे, क्योंकि आप लोग एनटीटी का कोर्स कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो विद्यालय से संबंधित तथ्यों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि वहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण उनके तथ्य हैं। तो हम लोग विद्यालय संगठन से संबंधित जो पेपर है हमारा, उसमें पढ़ रहे हैं। विद्यालय संगठन में आज का टॉपिक है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब इसको इंग्लिश में इवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन। इसमें क्या है कि जैसे देखिए, होता क्या है कि एक साल पूरे पढ़ाई होती है, और पूरे साल की पढ़ाई के बाद क्या होता है कि स्कूल में अलग अलग डेट्स पे या जैसे भी अलग अलग तरीके से क्या होता है, उनका एग्जाम होता है। और एग्जाम के बाद जो रिपोर्ट कार्ड, जो नंबर हम लोगों के सामने दे दिया जाता है रिपोर्ट कार्ड पे लिख के, जो भी नंबर, क्या होता है कि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चे को ना जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चा कितना कैपेबल है पढ़ाई में, या कितना क्या है, कितना सक्षम है। अगर साइंस में अगर 45 मार्क्स है, किसी के अगर 55 मार्क्स है, तो सीधा हम लोग समझ लेते हैं क्या 45 वाला ज्यादा बेटर है, सॉरी 55 वाला ज्यादा बेटर है 45 वाले से। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या वास्तव में यही होगा? ये जरूरी नहीं कि हाँ, कम मार्क्स लाने वाला बच्चा हमेशा उससे जो ज्यादा मार्क्स लाया है उसके तुलना में ये कम समझदार हो या इसकी क्षमता कम हो। ऐसा आकलन करना पूर्ण रूप से सही नहीं माना गया। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस परीक्षण की आवश्यकता अवश्य होती है कि अगर पूरे साल अगर किसी भी चीज की अगर पढ़ाई की गई हो, तो उसका एक बार परीक्षण साल में अवश्य हो। लेकिन मूल्यांकन को क्या है कि बहुत से लोग आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। वो इसी कारण देखते हैं क्योंकि जैसे देखिए, अभी हमने बताया कि एक निश्चित सब्जेक्ट का अगर हम एग्जाम ले लेते हैं और उसके मार्क्स के बेस पे उसको डिसाइड कर देते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा बुरा है, उसका मतलब कंपेयर करने लगते हैं कि ये बच्चा इसकी तुलना में ज्यादा तेज है। तो वो चीज क्या है कि वो उसकी आलोचना बहुत ज्यादा होती है, जबकि ये जरूरी नहीं। अब सोचिए कि किसी सब्जेक्ट का, सपोज अगर कोई सब्जेक्ट रहा हो मैथ, अगर मैथ का ही अगर एग्जाम अगर हो रहा, मैथ का एग्जाम अगर हुआ, रमेश को इसमें रमेश को इसमें 85 मार्क्स आए, और जो सुरेश है वो 82 मार्क्स है। अब क्या है, यहाँ कंपेयर किया जाएगा, भाई दोनों में बेटर कौन? तो जाहिर सी बात है रमेश का मार्क्स ज्यादा है। अब लोगों की अवधारणा बन गई है कि जिसके मार्क्स अच्छे वो बेटर है ना। लेकिन क्लास में क्या है कि क्लास में जो टीचर होता है, कई बार आप लोग पढ़ाएंगे तो आप लोग भी इस बात का एहसास आप लोग को भी होगा, अनुभूति होगी इस बात की कि कई बार क्या होता है कि जो क्लास में बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा होता है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा होता है, और वो आपकी चीजों को, पढ़ाया गया चीजों को या आप जो सिखा रहे हैं उन चीजों पे अच्छा रिस्पॉन्स करता है, वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है, अच्छा से समझता है। उसके बावजूद एग्जाम में उसके मार्क्स किसी दूसरे बच्चे की तुलना में कंपेरेटिवली उसके मार्क्स कम आते हैं। तो आप समझते हैं एज ए टीचर, आप इस बात को समझते हैं कि हाँ, सुरेश क्या था, ज्यादा बेटर था रमेश से, पर पता नहीं रमेश का मार्क्स कैसे ज्यादा आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि सिर्फ मार्क्स के बेस पे हम किसी की अगर योग्यता अगर मापने लगे कि आप रमेश का मार्क्स जैसे ज्यादा आया तो ये ज्यादा बेटर है, सुरेश का मार्क्स कम आया तो ये से नीचे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आकलन अगर किसी का अगर कर रहे हैं, अगर किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि सिर्फ मार्क्स नहीं, सिर्फ किसी सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं,
उसमें क्या है, उसमें उसकी बौद्धिक क्षमता का भी आकलन होना चाहिए, ठीक है, उसके शारीरिक क्षमताओं का भी आकलन होना चाहिए, उसके सामाजिक क्षमताओं का भी आकलन होना चाहिए, ठीक है। मैथ तो दोनों ही पढ़ रहे हैं, पर क्या ये कितना इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने लाइफ में, मैथ के जो भी हमने थ्योरीज बताए हैं, जो भी हमने फार्मूला बताया है, उनका ये कितना, ये क्या है, ये कितना ये इम्प्लीमेंट कर रहा है रियल लाइफ में, और ये कितना इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि कौन कितना सीखा है, नहीं सीखा है। अब क्या है कि इसका इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका पढ़ने में इंटरेस्ट ज्यादा था या इसका इंटरेस्ट ज्यादा है, इन सभी चीजों का आकलन होना चाहिए। इन सभी चीजों के मूल्यांकन के पश्चात ही क्या है, ये तय होना चाहिए कि दोनों में ज्यादा तेज कौन है। लेकिन आजकल तो हमारे समाज में जो प्रथा जो चल रही है, क्या है कि स्कूल के द्वारा भी ऐसे मार्कशीट रेडी करके दे दिया जाता है जिससे कि एक तेज बच्चे, जो बच्चा ठीक है ठाक है पढ़ने में, जो तेज बच्चा है पढ़ने में, उसकी तुलना में अगर कोई एक साधारण बालक का अगर मार्क्स ज्यादा आ जाता है तो उसमें क्या है कि असंतोष का भाव पैदा हो जाता है, थोड़ा सा हीन भावना उसमें उत्पन्न होने लगती है, विकसित होने लगती है। तो इन चीजों से हम लोगों को बचना चाहिए। हम, क्योंकि शिक्षकों का ये काम है कि जो भी बच्चे इस तरीके की भावना से ग्रसित हो रहे हैं उनको मोटिवेट करें और आगे सही मार्ग पे उनको प्रशस्त करें। तो चलिए, हम लोग मूल्यांकन के विषय में, आप समझ गए होंगे मूल्यांकन का क्या महत्व है, रोल है। तो मूल्यांकन के विषय में अब थोड़ा सा हम लोग को देख लेते हैं, ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं क्विलेन, ठीक है ना, क्विलेन एवं हैना, क्विलेन एवं हैना, ऐसा कुछ नाम है उनका। क्विलेन डबल एल एंड हैना, क्विलेन एंड हैना। इनके अनुसार क्या है कि मूल्यांकन क्या है, इनके अनुसार थोड़ा सा देखते हैं इनका क्या मानना है कि मूल्यांकन किसे बोलते हैं, मूल्यांकन का अर्थ क्या होना चाहिए। तो इनका मानना था कि यह बच्चे के सर्वांगीण विकास, ठीक है, मूल्यांकन मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन बच्चे के सर्वांगीण विकास, बच्चे के सर्वांगीण विकास में, सर्वांगीण विकास में क्या क्या आएगा, शारीरिक आ जाएगा, शारीरिक होगा, और क्या है, बौद्धिक होगा, ठीक है, बौद्धिक होगा, और क्या हो सकता है इसमें, शारीरिक हो गया, बौद्धिक हो गया, सामाजिक हो सकता है, सामाजिक, सामाजिक, फिर रुचियों एवं अभिरुचियों, एवं अभिरुचि, ठीक है, इन सबको शामिल किया जाना चाहिए। क्या इन सब का आकलन होना चाहिए, तभी तो डिसाइड हो पाएगा ना कि हाँ बच्चा क्या कर सकता है। एवं क्या है, इसके साथ साथ एवं योग्यताओं का, एवं योग्यताओं का मापन है। मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन बच्चे के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक रुचियों एवं अभिरुचियों, और यहाँ पे तथा शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या, तथा, कहो, ठीक है, तथा योग्यताओं का मापन है, ठीक है। मूल्यांकन हो गया ये स्पष्ट। इससे अब क्या है कि मूल्यांकन में हम लोग ये क्विसेन एवं हेना का दोनों का ये देख लिए कि दोनों के विचार क्या थे भाई, इन साइकोलॉजिस्ट के विचार। अब हम लोग क्या है कि भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग का क्या मानना है मूल्यांकन के संबंध में। भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, ये क्या है, ये 1964 में
पहली बार, ठीक है, पहली बार ये भारतीय शिक्षा आयोग 1964 में जो गठित हुई, उसका कुछ विचार था मूल्यांकन के संबंध। तो उनका मानना था कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना, ये नहीं कि हाँ आज किए और ये हो गया इसका। क्या है तो मूल्यांकन, इनके हिसाब से मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, पूरे साल वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि हाँ बस साल में एक बार एग्जाम ले लिए और जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से तय हो गई योग्यता, ऐसा नहीं। क्या है इनका मानना है कि पूरे साल चलने वाला, पर डे। अब हम क्या है कि एक एक दिन के एक्टिविटीज, हर दिन के एक्टिविटीज को क्या है काउंट कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि बच्चा का एक्टिविटीज कैसा है। क्लास 5 में से 5 बच्चे का हम अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो पांचों की मॉनिटरिंग हम रेगुलर बेस पे कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उनका क्या एक्टिविटीज है, क्या रिस्पॉन्स है क्लास में, किस सब्जेक्ट में किस तरीके से उनकी अटेंशंस हैं। इन सब का क्या है कि हम लोग डेली बेसिस पे उनका मापन करते हैं, उसको बोलते हैं मूल्यांकन। ये भारतीय शिक्षा आयोग का 1964 के अनुसार उनका ये मानना था कि मूल्यांकन ये है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि छात्रों का, इसके बाद जो हम लोग जो अगला जो इसमें जो टॉपिक जो देखने वाले हैं कि छात्रों के मूल्यांकन के विभिन्न क्षेत्र, छात्रों के मूल्यांकन के क्षेत्र। अब भाई कौन कौन से क्षेत्र हैं, किन किन एरियाज के ऊपर छात्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर उनका होना चाहिए मूल्यांकन, उनके मूल्यांकन के क्या क्या क्षेत्र हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्या है कि शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन। शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन जरूर होना चाहिए। फर्स्ट है शैक्षिक उपलब्धियों का, शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन। इसमें क्या है देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि क्या है कि अगर पूरे साल अगर बच्चे को पढ़ाया जाए किसी सब्जेक्ट को किसी क्लास में और उसके बाद उसका एकाएक एग्जाम ले लिया जाए, अब क्या है वही जो मार्क्स बेस पर जो हम लोग जो तय कर रहे थे कि बच्चा क्या आया, क्या मार्क्स लाया, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, या कौन फर्स्ट डिवीजन है, किसकी श्रेणी फर्स्ट की है सेकंड की है, तो वो हो गया शैक्षिक उपलब्धि, है ना। वो सिर्फ शैक्षिक उपलब्धि है क्योंकि एक निश्चित सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग उसका मार्क्स तय कर रहे थे, तो वो शैक्षिक उपलब्धि है। अब शैक्षिक उपलब्धि में भी बहुत तरीके की उसमें भी पार्ट्स हो जाते हैं। तो शैक्षिक उपलब्धि में जो पहला पार्ट्स है वो क्या है, निबंध टाइप का, है ना। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से हम लोग इसकी परीक्षण कर पाते हैं कि क्या है। शैक्षिक उपलब्धि सबसे पहला है लिखित। लिखित, लिखित के अंदर क्या है, शैक्षिक उपलब्धि कितने तरीके से, तो पहला हो गया, एक तो हो गया लिखित हमारे पास, दूसरा मौखिक और तीसरा सेशनल कार्यों के द्वारा, ठीक है। तो लिख ही लेते हैं, पहला लिखित हो गया, दूसरा मौखिक हो गया, मौखिक, और तीसरा क्या है, सेशनल कार्यों के, सेशनल कार्यों के। अब देखिए लिखित में क्या है, लिखित में हम लोग कई तरीके से लेते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो लिखित है। लिखित परीक्षा के माध्यम से हम लोग शैक्षिक उपलब्धियों की गणना करते हैं। कोई भी एग्जाम होता है तो रिटन एग्जाम ही ज्यादातर होता है, ठीक है। मौखिक में क्या है, मौखिक में इंटरव्यू आ जाता है, इंटरव्यू अगर कहीं जैसे देना है, ऐसे भी तो शैक्षिक परीक्षण होता है ना। जैसे जैसे आप लोग इस बात को जानते होंगे कि जैसे बीपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, उसमें क्या होता है कि पहले लिखित परीक्षाएं होती हैं, वो भी 2 चरणों में। उसके बाद क्या है कि लिखित परीक्षा के बाद उनकी मौखिक परीक्षण होती है, मतलब इंटरव्यू सामने सामने, फेस टू फेस, ठीक है। तो ये इन तरीकों से शैक्षिक उपलब्धियों का ही उनका तो मूल्यांकन किया जा रहा है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, क्या है। अब लिखित परीक्षा में भी देखिए 2 चरण में उसका एग्जाम हुआ। तो एक क्या है कि पहले चरण में क्या है कि ऑप्शनल रहता होगा, या जैसे भी उसका है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रहते होंगे, थोड़ा आपको शॉर्ट में आंसर लिखना भी होता होगा।
तो देखिए लिखित परीक्षा में भी हम लोग इसको अलग अलग पार्ट्स में बांट कर देखते हैं, जैसे निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से, इसमें भी क्या है, निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक, फिर क्या है इसमें, एक तो निबंध के माध्यम से, मतलब आप लॉन्ग में बताइए, जैसे भारत के आबादी, आपको एक टॉपिक दे दिया जाए, या भारत विविधताओं का देश है, किस प्रकार से है, आपको उसके बारे में एक पूरा निबंध ही लिखने के लिए दे दिया जाए, तो निबंधात्मक तरीके से आप क्या अपने विचार पूरे खुल के विस्तार पूर्वक आप लिख सकते हैं, एक्सप्रेस अपने आप को कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम, लघु उत्तरीय, आपको कहा जाए कि नहीं, आपको संक्षेप में ही बताना है, ऐसा है कि आप 20 शब्दों में या 4 लाइन में आप, ऐसा है कि आप इसको लिख दीजिए कि क्या है, जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको संक्षेप में आंसर देना होता है। ऐसा यूपीएससी के एग्जाम में होता है कि आपने जो भी ऑप्शन वहां पे सेलेक्ट किया होता है, ए बी सी या डी, तो आप उसको कारण भी बताते हैं कि आपने डी ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया, इस क्वेश्चन का आंसर डी ही क्यों हो, तो वहां पे लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। और क्या होता है, लिखित में एक वस्तुनिष्ठ आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स, है ना, सीधा सीधा चुनो, टिक लगाओ, कहानी खत्म तुम्हारा, उसमें कुछ लिखने उखने का नहीं होता। तो ये सब तरीका है शैक्षिक उपलब्धियों के मूल्यांकन का। क्या है, लिखित, लिखित में निबंधात्मक, लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ। सेकंड में क्या है, मौखिक, मौखिक में क्या है, इंटरव्यू, है ना, सामने फेस टू फेस बैठा के, जैसे आप भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे नर्सरी एलकेजी, उनका क्या होता है कि उनका ज्यादातर जो मार्क्स के जो एग्जाम होते हैं वाइवा के थ्रू, है ना, आप उनको सीधा सीधा पूछ लीजिएगा कि बताओ बेटा ये जो है रोज जो है किस कलर का है, दिखा के कुछ पूछ लेना है, कुछ ऐसे पूछ लेना है कि बताओ इंडिया के नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं, मतलब वाइवा के माध्यम से ही उनसे ज्यादातर पूछताछ की जाती है, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे उस समय लिखने सक्षम नहीं होते, बहुत बड़ी मात्रा में वो नहीं लिख सकते, बहुत कम ही लिख, तो इसलिए उनका मौखिक परीक्षण ही कर लिया जाता है। और ये लास्ट है सेशनल कार्यों के द्वारा। सेशनल कार्यों के द्वारा मतलब कुछ ऐसा सेशन चलाया जा रहा है कि कुछ ऐसी गतिविधि, कुछ एक्टिविटीज करवाई जाए और उसके माध्यम से उनके शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कोई एक्टिविटीज करवा दी है कि डस्टबिन बनवाना है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिए कि वो प्रोजेक्ट बना के लाना है। अब उसमें किसका सबसे बेटर है, कौन लॉजिकल तरीके से बेहतर बना के लाया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेशनल कार्य के द्वारा उसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है। चलिए इसी में अब क्या है, छात्रों के मूल्यांकन के विभिन्न क्षेत्र में पहला था ये शैक्षिक उपलब्धि। इसमें जो दूसरा जो है, दूसरा क्या है कि इसमें सामाजिक विकास का मूल्यांकन, ठीक है सामाजिक विकास, ठीक है। आप किसी सब्जेक्ट में सिर्फ क्या मार्क्स ले आते हैं उससे आपकी योग्यता सिद्ध नहीं होती, साथ में क्या चाहिए, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का मूल्यांकन। इस माध्यम से भी हम लोग क्या है कि बच्चा भाई पढ़ तो रहा है लेकिन व्यवहारिक रूप से कितना वो सक्षम हो रहा है, नहीं हो रहा है, चीजों को सामाजिक तौर पे समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो रहना तो समाज में ही है, तो समाज में वो उन चीजों को, जो नई चीजें सीख रहा है, जो नया ज्ञान वो सीख रहा है, क्या उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर रहा है, उनका कुछ यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो सामाजिक विकास का मूल्यांकन भी क्या है कि उसका होना आवश्यक हो जाता है, तो इस आधार पर भी उनका मूल्यांकन होना चाहिए। फिर है चारित्रिक एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन, उनके चरित्र और व्यक्तित्व का भी, चारित्रिक एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इनका जो अंकन होना चाहिए, मापन होना चाहिए, वो इनके कैरेक्टर्स, है ना, कैरेक्टर और इनके पर्सनालिटी के ऊपर भी इनका मूल्यांकन होना चाहिए। अब कोई बच्चा देखे, इन सभी चीज का मूल्यांकन होता है। यूपीएससी का एग्जाम आप जब भी आप किसी ऐसे कैंडिडेट से मिलिए जो यूपीएससी, बीपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज टाइप्स जो भी एग्जाम है उनमें बैठते हैं, तो क्या है, इनका एग्जाम क्यों टफ है, क्योंकि वो आपको सिर्फ शैक्षिक परीक्षण करके नहीं छोड़ते, सिर्फ उनको शैक्षिक मूल्यांकन नहीं चाहिए, साथ साथ वो सामाजिक मूल्यांकन भी आपका देखते हैं, आपकी मौखिक परीक्षण भी करते हैं, लिखित परीक्षण भी वो लेते हैं, सेशनल कार्यों की भी परीक्षण वो करते हैं, आपके कैरेक्टर और पर्सनालिटी के ऊपर भी वो ध्यान देते हैं कि आया अगर कोई भी अगर
आया है इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यू में कैसे बैठा, कैसे उठा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, यही तो होता है ना पर्सनालिटी के बारे में। आपको तरह तरह के क्वेश्चंस देते हैं, उससे आपका कैरेक्टर के भी वो टेस्ट ले लेते हैं। आप मेंटली कितना टफ, मतलब आप मेंटली कितना स्ट्रांग है, आपकी मेंटल टफनेस क्या है, वो सामाजिक तौर पे कुछ प्रश्न पूछ के आपसे उसका परीक्षण भी वो करते हैं। और इसमें जो चौथा है चारित्रिक एवं व्यक्ति विकास के बाद के जो चौथा है शारीरिक विकास का मूल्यांकन। ठीक है, शारीरिक विकास का मूल्यांकन। देखिए अब वो शारीरिक तौर पे कितना सक्षम है, फिट है या नहीं है, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। इन सभी मूल्यांकन के पश्चात ही भारत का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी का, उसमें आपका सिलेक्शन होता है। तो देखिए मूल्यांकन अभी जो हम लोग एकेडमिक बेस पे करते हैं, सिर्फ अंकों के आधार पे, शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पे जो मूल्यांकन करते हैं, उस पे किसी व्यक्ति की योग्यता पूर्णतः सिद्ध नहीं हो जाती। हाँ, आंशिक रूप से कह सकते हैं कि एक छोटे से टुकड़े में, हाँ चलो ठीक है ये लड़का अच्छा मार्क्स लाया, चलो अच्छी बात है, लेकिन सारे के जितने भी क्षेत्र है, शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, व्यक्तित्व, सभी का परीक्षण करने के बाद ही ओवरऑल रिजल्ट के साथ आप कह सकते हैं कि इनमें कौन बेटर है कौन नहीं बेटर। उम्मीद करते हैं कि आज जो ये मूल्यांकन का चैप्टर है, आप लोग, बहुत कम लोग इस चीज को समझते होंगे, जानते होंगे, लेकिन आज के बाद आपको इस टॉपिक के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको समझ में आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्त आपके देख सकें। थैंक यू।